नेक्स्ट इज फेजेज ऑफ मेमोरी, यानी स्मृति किन चरणों से होते हुए पक्का होती है। स्मृति के या मेमोरी के 4 फेजेज माने गए हैं। पहला है लर्निंग, दूसरा है रिटेंशन, थर्ड इज रिकॉल एंड फोर्थ इज रिकॉग्निशन। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मृति और लर्निंग, यानी स्मृति और सीखने में क्या संबंध है। याद हम उसी चीज को रख पाते हैं जिसको हमने सीखा है, और सीखने का मतलब ये है कि जब हमारा जागृत मस्तिष्क अपने मन में किसी चीज की छवि को बनाता है तो इसी को लर्निंग कहा जाता है। तो जब भी हमारे कोई अनुभव होते हैं तो उसके अनुसार हमारे मस्तिष्क में कुछ छवियां बनी रह जाती हैं जिसको लर्निंग कहा जाता है। और ये जो लर्निंग है ये फैक्ट्स की भी हो सकती है, इमोशंस की भी हो सकती है। हम अपने अनुभवों को दोनों तरीकों से याद रखते हैं, यानी कंक्रीट फैक्ट्स के रूप में और अनुभव के रूप में। लर्निंग इज स्ट्रेंथेंड बाय लिंकिंग, हम उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से याद रख पाते हैं जब हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को अच्छी तरह से उनमें जो संबंध है, उनमें जो लिंकेज है उसको बना पाते। किसी चीज़ को अच्छी तरह से याद रखने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको अच्छी तरह से समझें। अच्छा समझना, अच्छा सीखना अच्छी याददाश्त की निशानी है। तो इससे हमें ये भी समझ में आता है कि याद करने से ज़्यादा जोर हमें लर्निंग पर देना चाहिए। शिक्षक को भी अगर आप अच्छी तरह से सिखा देंगे तो वो अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ दैट नॉलेज। हमारी जो लर्निंग है, सीखना जो है, ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि जो हम सीख रहे हैं उस ज्ञान का हम क्या अर्थ निकालते हैं। यानी अगर हम जो चीज़ को सीख रहे हैं, जिस चीज़ की लर्निंग कर रहे हैं, अगर हम उसके सही मायने को पहचान लें तो हम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से याद रख पाएंगे। तो अध्यापक के लिए इसमें क्या है कि मेमोरी को बढ़ाने के लिए बेहतर लर्निंग, और बेहतर लर्निंग के लिए जो सीखा जा रहा है उसको सब्जेक्ट के साथ यानी लर्नर के साथ जितना अच्छा आप जोड़ पाएंगे उतनी बढ़िया मेमोरी हो सकती है। और जो सिखाया जा रहा है अगर वो मीनिंगफुल है, यानी लर्नर उसके मायने को समझ पाता है कि वो इसको क्यों सीख रहा है, इसको किस तरह से इस्तेमाल में लाएगा, इसका सही अर्थ क्या है, तो वो ज़्यादा बेहतर सीख पाएगा। ज़्यादा बेहतर सीख पाएगा तो ज़्यादा अच्छा याद भी कर पाएगा, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेमोरी। अगर सीख पाएंगे तभी याद कर पाएंगे। सेकंड स्टेप पे रिटेंशन। रिटेंशन मतलब जो सीखा है उसको लंबे समय तक याद रखना, यानी जो भी हमने विषय वस्तु सीखा है उसको अपने मस्तिष्क में स्टोर करके रखना, ताकि आप उसको आने वाले समय में उसको याद रख पाएँ, आप उसको इस्तेमाल में ला पाएँ। और इससे जो छवियां हमारे मस्तिष्क में बनती हैं वो परमानेंट हो जाती हैं। यानी ये वो प्रोसेस है बाय विच वी मेक द कंटेंट्स परमानेंट इन आवर माइंड। वी स्टोर द रिमेंबर थिंग्स इन द ब्रेन एंड दिस इज कॉल्ड एज रिटेंशन। जब जो सीखा है उसको आप मस्तिष्क में लंबे समय तक बनाए रख सकें, देन इट विल बी कॉल्ड एज रिटेंशन। तो रिटेंशन को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, या रिटेंशन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। पावर ऑफ रिटेंशन में बी डिफरेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल। कुछ लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रख पाते हैं, कुछ लोग जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन रिटेंशन या याद रखने की क्रिया ये हमारे मस्तिष्क की काबिलियत के ऊपर, यानी जैसे जैसे मस्तिष्क डेवलप होता है, हमें मालूम है छोटे बच्चों का जो मस्तिष्क है ज़्यादा एक्टिव होता है और ओल्ड एज में जाके ब्रेन की कैपेबिलिटीज घट जाती हैं। तो मस्तिष्क की बनावट के ऊपर भी रिटेंशन का प्रभाव है। और कुछ जो जीव हैं उनका मस्तिष्क ज़्यादा डेवलप्ड है, वो ज़्यादा अच्छा रिटेन कर पाते हैं, जानकारी को ज़्यादा देर तक अपने मस्तिष्क में संभाल के रख पाते हैं। जिनका मस्तिष्क इतना डेवलप नहीं है वो जीव ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाते, सीखते हैं जल्दी भूल भी जाते हैं। तो इस चीज़ को हम इंडिविजुअल डिफरेंस के रूप में समझ सकते हैं, यानी जो विद्यार्थी है उसका मस्तिष्क अलग तरह का हो सकता है।
हर किसी की एक जैसी रिटेंशन की पावर एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। दूसरा है हेल्थ। अगर कोई थका हुआ है या अगर कोई किसी तरह की चिंता में है, स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, तो उसको सीखी हुई चीज़ों को भी याद रखने में समस्या हो सकती है। तो लर्नर की अच्छी हेल्थ भी उसकी अच्छी रिटेंशन का एक कारण बन सकती है। यानी अगर लर्नर हेल्दी नहीं है, थके हुए विद्यार्थी को आप ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, तो वो उस चीज़ को सीख जाएगा तो भी उसको रिटेन नहीं कर पाएगा, ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रख पाएगा। थर्ड इज इंटरेस्ट। मेरे ख्याल से आप सब इसको समझते होंगे। जिस विषय वस्तु में, जिस क्रिया में हमें रुचि होती है, उसमें हमें याद रखना ज़्यादा आसान होता है। एंड नेक्स्ट इज थिंकिंग। यानी हम उस विषय वस्तु के बारे में अगर सोचते हैं तो थिंकिंग से भी हमारी रिटेंशन इंक्रीज होती है। अब इसमें अध्यापक के लिए क्या है? अध्यापक जब मेमोरी लेवल का टीचिंग करे तो वो ये ध्यान रखे कि भाई सबकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता। दूसरा, लर्नर की अच्छी हेल्थ होना भी ज़रूरी है। अगर वो अपनी विषय वस्तु को ज़्यादा रुचिकर बनाएगा, इंटरेस्टिंग बनाएगा, तो लर्नर के लिए उसको रिटेन करना आसान है। और अगर वो मस्तिष्क की क्रियाओं को बढ़ाने के लिए कुछ थिंकिंग एक्टिविटीज़ ऐड करेगा लर्निंग के समय, तो उससे भी रिटेंशन इम्प्रूव हो सकता है। आमतौर पे जो एडोलसेंट्स हैं या जो बच्चे टीनेज में हैं, उनकी रिटेंशन की पावर एडल्ट से काफ़ी ज़्यादा होती है। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 25 साल या अडल्टहुड तक आते आते ये जो रिटेंशन की पावर है ये मैक्सिमम हो जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे ये घटना शुरू हो जाती है। यानी धीरे धीरे जैसे जैसे आयु बढ़ती है, उसके साथ साथ नई चीज़ों को सीखने और उनको रिटेन करने की क्षमता कम होती जाती है। तीसरा जो फेज है दैट इज रिकॉल। रिकॉल यानी प्रत्यास्मरण। यानी हमने जिन चीज़ों को याद किया है उसको हम नए एक्सपीरियंसेस के समय किस तरह से अपने जो कॉन्शियस माइंड है, जागृत मस्तिष्क है, उसमें ला पाते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो उसको कुछ समय के बाद नए एक्सपीरियंसेस के कारण पुराना सीखा हुआ हमारे मस्तिष्क के किसी पिछले कोने में दब जाता है। तो बहुत सारी मेमोरीज हैं, बहुत सारी स्मृतियां हैं जो भूल भी जाती हैं, लेकिन कई बार जो पहले सीखा हुआ है उसको हम रिकॉल कर पाते हैं, हम उसको पुनः जागृत मस्तिष्क में ला पाते हैं। इसी को प्रत्यास्मरण या रिकॉल कहा जाता है। Psychologists, they have emphasized certain laws in order to bring learned material at the conscious level. तो साइकोलॉजिस्ट ने कई तरह के लॉज दिए हैं जिससे हम पुरानी सीखी हुई जो विषय वस्तु है, पुराने सीखे हुए जो अनुभव हैं, उनको कॉन्शियस लेवल पे दोबारा से ला पाते हैं। तो ये जो लॉज हैं, दीज आर कॉल्ड एज लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ कंट्रास्ट, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी, लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रीसेंसी, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लॉ ऑफ विविडनेस। इनके बारे में डिटेल में किसी और समय पे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा जान लेते हैं कि ये क्या है। Law of contiguity states that if there are group of things which happen together and which happen close to each other in time or in space, we associate them with each other. यानी अगर कोई दो चीज़ें हैं, जो दो एक्सपीरियंसेस हैं जो समय में एक ही समय में होते हैं या एक ही जगह पर होते हैं, तो हमारा जो मस्तिष्क है उसको एसोसिएट कर लेता है, उसको इकट्ठा करके याद करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप याद करते हैं अपना कॉलेज का पहला दिन या स्कूल का पहला दिन, तो स्कूल के पहले दिन के साथ और कई यादें भी उसके साथ जुड़ी होती हैं। जैसे उस दिन आपने क्या पहना था, आप किस तरह से कॉलेज गए थे, आपका पहला मित्र कौन बना था कॉलेज में, आपका फेवरेट टीचर कौन था। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो आपके कॉलेज के पहले एक्सपीरियंस के साथ जुड़ी हुई हैं, वो सारी एक ग्रुप के रूप में आपके मस्तिष्क में याद रखी जाती हैं। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी। ए ग्रुप ऑफ थिंग्स आर रिमेंबर्ड टुगेदर। सेकेंड इज लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी कहता है कि वो चीज़ें जो एक जैसी हैं, जिनमें कुछ लाइकनेस है, कुछ सिमिलैरिटी है, उनको आप ज़्यादा आसानी से इकट्ठा याद रख पाते हैं।
जैसे लाइकनेस ऑफ सब्जेक्ट एनहांसेस रिकॉल। लाइकनेस ऑफ सब्जेक्ट्स मीन्स जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपस में मिलते जुलते हैं, जैसे आपके जो स्ट्रीम्स होते हैं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, तो ये सब्जेक्ट का ग्रुप इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि ये सब्जेक्ट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इकट्ठा होने के कारण आपको इनको याद करना आसान होता है। अगर आप सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स के साथ अगर आप फिजिक्स भी पढ़ते हैं तो फिजिक्स पढ़ने में आपको मैथमेटिक्स का ज्ञान आपको मदद करता है। सिमिलरली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सब्जेक्ट एक ग्रुप के रूप में एक दूसरे की रिकॉल को, यादाश्त को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंट्रास्ट, यानी ये सिमिलैरिटी तो हो गया कि अगर मिलते जुलते हैं तो एक्सपीरियंस आपको याद रहते हैं। लॉ ऑफ कंट्रास्ट इसके बिल्कुल उल्टा है। ये कहता है कि जिस तरह से प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर थिंग्स दे गेट एसोसिएटेड, उसी तरह जो अपोजिट चीजें हैं दे ऑल्सो गेट एसोसिएटेड, और वो भी इकट्ठी ही यादाश्त के रूप में हमारे दिमाग में रह जाती हैं। जैसे मान लीजिए जब आप किसी अच्छे खाने की बात करते हैं, आप कहते हैं मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, तो तुरंत आपको ये भी याद आ जाता है कि मुझे क्या नहीं पसंद है। जब आप किसी अच्छे एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो आपको जीवन के बुरे एक्सपीरियंस भी याद आ जाते हैं। आप याद करते हैं मेरे किस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए थे, तो आपको ये भी याद आ जाता है कि आप किस सब्जेक्ट में आपके बहुत कम मार्क्स आए थे। यानी ऑपोजिट्स जो हैं ये लगभग एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाते हैं और इकट्ठे याद करने में आसानी होती है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी मीन्स कि हमारा जो मस्तिष्क है ये एक लॉजिकल वे में काम करता है। तो लॉजिक के अनुसार हम पैटर्न्स को और हम चीज़ों की स्ट्रक्चर को, अगर वो स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं भी है तब भी हम उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। जैसे कोई भी फिगर है वो डॉटेड लाइन में लिखी गई है। अब मान लीजिए कोई फिगर है उसको किसी डॉटेड लाइन में लिखा गया है, तो डॉटेड लाइन में होने के बावजूद आप उसकी स्ट्रक्चर को पहचान पाते हैं। अब जैसे जो मैं फिगर बना रही हूँ तो ये आप पहचान पाएंगे कि ये एक फ्लावर पॉट की फिगर है। तो क्योंकि वो फिगर जो है वो डॉटेड लाइन में है, इवन देन आपका जो मस्तिष्क है उस फिगर को कंप्लीट कर पाता है। ये तभी हो पाता है अगर जो एलिमेंट्स हैं वो किसी लाइन में या कर्व में या किसी ज्योमेट्रिकल शेप में अरेंज्ड हैं। तो ऐसी चीज़ों को गेस्टाल्ट प्रिंसिपल के अनुसार हम इसको विजुलाइज कर पाते हैं, हम पूरी चीज़ को पूरा देख पाते हैं। आपने देखा होगा कई बार कोई आपने साइन बोर्ड देखा होगा, मान लो उसका जो फिगर है वो बहुत अच्छा नहीं रहा, उसमें स्टॉप लिखा हुआ था लेकिन किसी कारण से जो ओ है वो आधा ही रह पाया है और पी का भी कुछ हिस्सा गायब हो गया, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको पूरा अक्षर या पूरा शब्द पढ़ पाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी। दैट मीन्स आपका मस्तिष्क लॉजिक से पैटर्न में, स्ट्रक्चर्स में जो चीज़ें मिस हो रही हैं उनको भी पूरा कर पाता है। Next is law of primacy. Law of primacy means tendency to recall information presented at the start of the list और इन द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन। तो जो चीज़ें आप शुरुआत में बताते हैं उनको याद रखना आसान होता है। जो हमारे जो एजुकेशनल लेसन्स होते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि हम शुरू में जो शुरू में डेफिनेशंस पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 5-7 डेफिनेशन पढ़ी तो पॉसिबिलिटी क्या है कि आपको शुरू की 2-3 डेफिनेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से याद होंगी। अगर आप इन 10 लॉज को भी याद करने की कोशिश करेंगे इन सीक्वेंस में तो पॉसिबिलिटी है कि आपको पहले के 1-2 ज़्यादा आसानी से याद हो जाएंगे एज कंपेयर टू द मिडल वन। So this is called as law of primacy. Next is law of recency. Law of recency means कि जो चीज़ हम बाद में पढ़ते हैं वो हमें ज़्यादा आसानी से याद रह जाती है। तो ये दोनों ही लॉ एक दूसरे के साथ कुछ मिलते जुलते हैं, तालमेल वाले हैं। लॉ ऑफ प्राइमेसी कहता है कि आपको बिगिनिंग ज़्यादा आसानी से याद रहता है, लॉ ऑफ रिसेंसी कहता है कि आपको एंड ज़्यादा आसानी से याद रहता है। तो आपने इस चीज़ को अक्सर एक्सपीरियंस किया होगा
आप कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो आपको उसकी शुरुआत बड़ी आसानी से याद रह जाती है और क्लाइमेक्स या अंत जो है वो भी आसानी से याद रहता है, लेकिन उस मूवी के दौरान जो कुछ भी घटनाएं हुए उनको आप बहुत बार भूल भी जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्राइमेसी एंड लॉ ऑफ रीसेंसी। अनदर इज लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी। लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी स्टेट्स कि अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा बार दोहराते हैं, एक एक्सपीरियंस आपको बार बार होता है, तो आप उसको ज़्यादा आसानी से यूज़ कर पाते हैं। इट स्टेट्स दैट वी कैन एसोसिएट दोज थिंग्स विच आर हैपनिंग मोर ऑफन। जो चीज़ ज़्यादा बार हो रही है, जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स बार बार हो रहा है, आप उनको ज़्यादा आसानी से याद रख पाते हैं। और जितना ज़्यादा को-अकरेंस होगा, जितना ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उतना बेहतर आप एसोसिएशन बना पाते हैं, उतनी जल्दी आप उस चीज़ को याद कर पाएंगे। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ विविडनेस। विविडनेस मतलब जितना आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें विविधता होगी, वो स्पेक्टेकुलर होगा, आप उसको ज़्यादा आसानी से याद रख पाते हैं। तो विविडनेस यानी इसको आप कलर से भी एसोसिएट कर सकते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से भी एसोसिएट कर सकते हैं, डिफरेंट इमोशन से एसोसिएट कर सकते हैं। तो जितना ग्रैंड आपका एक्सपीरियंस होगा, जितना विविधतापूर्ण होगा, जिसमें उसमें नए नए अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे, आप उसको ज़्यादा आसानी से याद रख पाते हैं। तो ये जो सभी लॉज हैं टीचर के लिए मेमोरी को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। यानी आप ऐसी चीज़ें जब आप पढ़ाएं तो उनको ग्रुप करते हुए चलें, उनकी सिमिलैरिटीज और कंट्रास्ट को बताते हुए चलें। एलिमेंट्स को अगर कुछ पोर्शन अगर कहीं कोई मिस भी हो जाएगा तो भी आप देखेंगे कि जो लॉजिक है वो लर्नर को हेल्प करता है कि वो मिसिंग पार्ट्स को कंप्लीट कर ले। शुरुआत में पढ़ा हुआ ज़्यादा याद रहता है और जो आप लर्न कर रहे हैं उसका जो अंत है वो भी ज़्यादा आसानी से याद रहता है। लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी सभी जानते हैं, ज़्यादा दोहराई करेंगे तो ज़्यादा आसानी से याद भी रख पाएंगे, और जितना विविधतापूर्ण आपका एक्सपीरियंस होगा, जितने उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होंगी, जितने डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस होंगे, उतना आसानी से लर्न कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब जो हमें याद है, मस्तिष्क के किसी कोने में छुपा हुआ है, उसको आप जब भी आपका नया अनुभव हो तो आप उसको आसानी से मस्तिष्क के उस कोने से ढूंढ कर ला पाएं। सो रिकॉग्निशन मीन्स रिमेम्बरिंग राइटली। बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में कि आपको ये तो याद रहता है कि आपने इसके बारे में पढ़ा है या आपने इसके बारे में कुछ जानकारी है, आपके पास ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपके पास है, लेकिन क्या है ये सही सही आपको याद नहीं आता। सो रिकॉग्निशन मतलब आप ये पहचान जाते हैं कि अभी के अनुभव और पुराने अनुभव में क्या समानता है, और पुराने अनुभव की जो पूरी क्या उसका क्रम रहा, किस तरह से वो हुआ, उसको आप अपने कॉन्शियस माइंड में ला पाते हैं। रिकॉग्निशन को दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है, वन इज डेफिनाइट एंड अदर इज इनडेफिनाइट। डेफिनाइट मतलब जब पक्के तौर पे आप कह सकें कि दोनों अनुभवों में क्या समानता है और उसके अनुसार आप पूरी याद को बनाए रख पाएं, दैट विल बी कॉल्ड एज डेफिनाइट रिकॉग्निशन। अगर दो अनुभवों में ज़्यादा समानता है तो आपका रिकॉग्निशन ज़्यादा बढ़िया होता है। सिमिलरली जिन एक्सपीरियंसेस से आप ज़्यादा बार गुजरे हैं उनको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। जैसे जिन लोगों को आप रोज़ मिलते हैं आप उनको पहचानने में गलती नहीं करते, लेकिन अगर आप किसी को बहुत समय बाद मिल रहे हैं तो हो सकता है आप उसको किसी हद तक आप भूल गए हो, तो आपका जो रिकॉग्निशन है दैट विल बी पार्शियल और इनडेफिनाइट। जैसे एग्जामिनेशन में आपने कोई सवाल अगर आपने देखा और आपको पूरा उसका उत्तर याद आ गया, दैट विल बी डेफिनाइट। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में सवाल देख के आपको ये तो याद आता है कि मैंने इसके बारे में पढ़ा है, मगर क्या पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, ये आप सही सही नहीं जान पाते, सो दैट विल बी कॉल्ड एज इनडेफिनाइट और पार्शियल रिकॉग्निशन। तो इस तरह से हमने देखा कि लर्निंग में
मेमोरी लेवल की लर्निंग में खास तौर पे फेजेस ऑफ मेमोरी के बारे में जानकारी से हम मेमोरी लेवल टीचिंग को बेहतर बना सकते हैं। और अगर हम इन लॉज की बात करें जिससे रिकॉल बेहतर हो सकता है, यानी याद आने को बेहतर बनाया जा सकता है, तो उससे हमारे विद्यार्थियों को भी काफ़ी सहूलियत हो सकती है। और अगर विद्यार्थी खुद इसको पढ़ रहे हैं तो वो भी इन लॉज को पढ़ के इनके बारे में जानकारी लेके ज़्यादा बेहतर मेमोरी को बना सकते हैं।